अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज जो इत्तलात आ रही हैं वो ये हैं कि जी गुज़िश्ता रात से अपोजिशन के लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं, उनके कारकुनान को उठाया जा रहा है और अब तक बहुत सारी विजुअल्स जो हैं, वीडियोस भी वायरल हो गई हैं कि जिस तरह कोशिश कर रही है वहां के लोकल पुलिस, उनके बंदों को उठा रही है, हरासमेंट किया जा रहा है और ये उस नैरेटिव के खिलाफ है जो कि हम पिछले 3 दिन से सुन रहे थे कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इजलास चेयर कर रहे थे उसमें ये कहा जा रहा था कि जी इजाजत है, वो अपना जलसा करें, हम किसी को नहीं छेड़ेंगे, किसी को नहीं उठाएंगे। लेकिन वो फिर वही रवायती पकड़ धकड़ शुरू हो चुकी हुई है। पीपल्स पार्टी के लोग, और जिस तरह आप फुटेज भी देख रहे हैं, हमने ये रेफरेंसेस ज़ेरे समात हैं। दूसरी जानिब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक नया इंकिशाफ कर दिया। उनके हवाले से मरियम औरंगजेब ने कहा था कि जी वो भेस बदल बदल कर नैब के दफ्तर जा रहे हैं, गाड़ियां बदल बदल कर रात के अंधेरे में नैब के दफ्तर जा रहे हैं। तो आज उसकी जवाब में बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने बताया कि जनाब शहबाज शरीफ साहब की और उनके ख़ानदान के अब मज़ीद नए 22 अरब के मनी लॉन्ड्रिंग के जो हैं वो मामला सामने आ गए हैं, जो उनके तकरीबन 12 मुलाजमीन जो हैं उनके जरिए 15 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है और बाकी दीगर कुछ मुलाजमीन के जरिए 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। और अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि रोज़ाना हमें एक नई चीज़ सुनने को मिल रही है मियां शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, और उन्होंने ये भी कहा कि जनाब शहबाज शरीफ साहब के साथ कोई खुफिया मुलाकातें भी हो रही हैं। अब ये एक नया बयानिया आ गया कि जनाब नैब एक आज़ाद और इंडिपेंडेंट इदारा है, उसके अंदर एक एक्टिविटी हो रही है और वो बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब को पता लग गया है और वो कह रहे हैं कि जी उन लोगों से मिल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जी वो कुछ पार्टी के वो रहनुमा हैं जो शहबाज शरीफ साहब के लाइक माइंडेड हैं और उनको लंदन से मियां नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान में मरियम नवाज शरीफ साहब की तरफ से हदायत हैं कि जी उन लोगों को जो कि लाइक माइंडेड हैं वो मियां शहबाज शरीफ को नहीं मिलेंगे। अब ये क्या हो रहा है कि एक कस्टडी से बैठकर कोई बाहर बयानियां देने की कोशिश की जा रही है मियां शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कि ये जो जलसा है इसको नाकाम करने की कोशिश की जा रही है, या फिर जो दो नजरिए जो हम जो कहते हैं कि मौजूद हैं PMLN के, ये उसको उस जो नजरिया है उसको तकवीयत मिल रही है कि जनाब ये वाकई ऐसा हो रहा है। और इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए मुझे जो है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब ने स्काइप पर, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। अंबर शम्सी एंकर पर्सन हैं, जर्नलिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अंबर आपका भी मुझे ज्वाइन करने का। और सलीम बुखारी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे उस्तादों में से हैं और मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं सेटेलाइट लिंक पर। अभी मेरे ख्याल में हम थोड़ी देर में वो भी हमें ज्वाइन कर जाएंगे। जनरल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ अगर आपसे शुरू करूं, ये जो अब नया एक सामने चीज़ें आना शुरू हो गई हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब मिल रहे हैं, उनको कोई अंदरूने खाता मतलब कोई खुफिया मुलाकातें करवाई जा रही हैं, ये किसके कहने पे हो रही होंगी, किसके ईमा पर हो रही होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ज़मीर, आपके सवाल का जवाब देने से पहले ये जो आपने दिखाया कि हुकूमत कोई पकड़ दकड़ कर रही है, ये मैं इसकी मजम्मत करना चाहता हूँ क्योंकि ये इंतहाई गैर मुनासिब है। मेरा ख्याल है सियासत का जवाब सियासत से ही देना चाहिए और हुकूमत को इख्तियार है कि अगर कोई उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी होती है या कोई सियासी बयानिया लेके आती है ऑपोजिशन, तो ये अपने बयानिया से उनको काउंटर करें, अपने अमल से उनको काउंटर करें। और इसके अलावा जो हाई हैंडेडनेस है वो नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात जो आपने की, वो मैं अगर इसको जो मरियम नवाज ने अभी जो पिछले दिन इंटरव्यू दिया आसमा शराजी को, अगर मैं वो सामने रखूं तो उनका बयानिया ये था कि शहबाज शरीफ साहब को मियां नवाज शरीफ साहब ने ये टास्क दिया था कि आप मफाहमत का अमल लेके आगे चलें और उसके जरिए नताइज हासिल करने की कोशिश करें। और वो मियां साहब की हदायत के मुताबिक ही वो एक मफाहमत का वो रोल अदा करते रहे। यानी दूसरे लफ्जों में उन्होंने कोई कन्फ्रंटेशनल स्टेटमेंट नहीं दी,
लेकिन चूंकि ये मफामत का अमल नाकाम हो गया उनके कहने के मुताबिक, तो फिर शहबाज शरीफ साहब को बता दिया गया है कि अब मजीद मफामत वाली कोई बात नहीं, वो खत्म हो गई बात। आप नताइज नहीं हासिल कर सके जो हम चाहते थे, इसका मतलब ये है कि अब आप अपने जो नैरेटिव आप लेके चल रहे थे उसकी जगह पे अब मियां साहब का जो नैरेटिव है वो होगा, यानी सही कन्फ्रंटेशन। सही अब बात यह कि आपको जो सब पता है कि वो मुफाहमत फिर थी क्या और किसके लिए थी, वो तो नताइज नहीं निकल सके। तो वो यही हुआ जो मोहम्मद जुबैर साहब की मीटिंग सामने आई और उससे पता चला कि नताइज क्या लेना चाह रहे थे और नहीं निकल सके। तो मसला ये है कि ये घसीटा जा रहा था एस्टेब्लिशमेंट को इसमें, थिंकिंग कि ये शायद एस्टेब्लिशमेंट अपना सर रसूख इस्तेमाल करे और इमरान साहब से कोई ऐसी कंसेशन ले ली जाए कि केस वापस हो जाए या कुछ और हो जाए। सही। तो मेरा ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदारी नहीं ली और वो उन्होंने अपने आप को उससे बचाए रखा और कहा कि जी आप अपने मामला जाके अदालतों में सॉर्ट आउट करें। तो उससे तो बहुत सारे शकूक व शुबात ये खत्म हो जाने चाहिए कि ये मुलाकातें या कोई भी और हो रही है तो उसमें कोई एस्टेब्लिशमेंट का कैसा, एस्टेब्लिशमेंट तो अपना दामन बचा रही है। सही। तो ले दे के अगर कोई जोड़ तोड़ है तो वो बाहर है, और बाहर जोड़ तोड़ क्या हो सकता है, वो मेरा अपना ख्याल है कि अपनी पार्टी में जो एक डिवीजन सी बनी है, यानी ये कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स और दूसरी तरफ मफामत की, या ये कह लीजिए कि लाइंग लो, सही। तो उसमें सर्वाइवल का किस्सा भी है। बहुत सारे लोग जो हैं जो बज़ाहिर सामने नहीं आ रहे, लेकिन अगर वो शहबाज शरीफ साहब का साथ दे रहे थे और आज शहबाज शरीफ साहब के बयानी को और उनको डंप कर दिया गया है, तो उस तरह उनको भी अपना फ्यूचर नजर आता होगा कि कैरियर, पॉलिटिकल कैरियर शायद उनका भी दांव पे लगा हुआ है। सही। क्या वो पॉलिसी बदलें या वो पॉलिसी ना बदलें तो सर्वाइवल कैसे होगी। तो हो सकता है कि मशावरत के ऐसे किस्से चल रहे हों, लेकिन उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी सनसनीखेज इसमें बात है। शहबाज साहब जो है वो सही। उनके ऊपर अगर आप लेकिन बिल्कुल जनरल साहब आपने सही फरमाया, लेकिन अब ये जो नए केसेस आ रहे हैं मियां शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, आए रोज हमें कुछ नई चीज सुनने को मिलती है। पहले टीटीज थी, उसके बाद फिर मनी लॉन्ड्रिंग थी, फिर उनके जाती हैंडलर्स थे जो मुलाजिम थे, वो पैसे के मतलब गाड़ियां भर भर के कैश लेके जाते थे, अकाउंट्स में जमा करवाते थे। अब जो है पता चला है कि जी रमजान शुगर मिल्स और के हवाले से जो नए मतलब 22 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग, ये हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसको कोई लॉजिकल एंड मतलब क्या वजह है? कोई केस मजबूत नहीं होता, एविडेंस इनके पास स्ट्रांग नहीं है, और उधर से मियां शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं कि अगर धेले की भी करप्शन मेरे खिलाफ साबित हो जाए तो मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि मैं बिल्कुल, मुझे कब्र में से भी निकाल कर टांग देना। देखिए ये बातें सारी ऐसे ही हैं, ये कुनबा पूरा झूठ पे लगा हुआ है। वो नहीं, आपने मियां साहब को देखा, अगर मियां साहब इतनी दिलेरी दिखा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाली डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, पेश कर सकते हैं, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, तो क्या नहीं कर सकते। यानी वहां पे आप एक एफिडेविट भी जाली दे रहे हैं और एक कतरी खत, और क्या मकसद यह है कि यू कैन गो टू एनी एक्सटेंट। एग्जैक्टली। वो इसमें नहीं, उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। अब चीज ये है सर कि करप्शन तो की है, पैसा तो खाया, इसमें कोई शक नहीं। वो किस तरह किया है वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें हैं, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है कि कन्विक्शन नहीं होगी, या केस तूल पकड़ेंगे लंबे और फिर किसी और का दौर आएगा तो खत्म हो जाएंगे, या ये कि यही खत्म हो जाएंगे। और ये मैं समझता हूं कि लोग ये प्रेफर करते हैं कि नैब और अदालत के थ्रू वो छूट के जाएं, उससे उनकी करप्शन का माल भी बचता है और उससे उनकी सियासत भी बच जाती है। सियासत को भी तो तकलीफ ये मिलती है। एक ये बिल्कुल जनरल साहब अच्छा इंतहाई एक मतलब हमें इस बात से दुख भी पहुंचता है। फिर अगर ये चीजें गलत थी तो फिर इनकी आप साख क्यों खराब करते हैं, और अगर ये सही थी तो फिर वो लॉजिकल एंड पर क्यों नहीं पहुंचते। बिल्कुल सही फरमाया अंबर। अभी जिस तरह जनरल साहब ने भी अपनी बात का आगाज किया और मैंने भी अपने इंट्रो में कहा कि पकड़ धकड़ शुरू हो गई है, मैं चाहूंगा कि हमारी बात भी हो जाए। आसिफ भागड़ साहब जिसका विजुअल हम दिखा रहे थे, वो अगर मिल जाते हैं तो उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेंगे कि क्या ऑपोजिशन ऐसा कर क्या रही है कि अब हुकूमत इतनी डेस्परेट हो गई है कि उन्होंने पुलिस को कह दिया कि लोगों के घरों में जाके और कुछ नहीं तो कुक को पकड़ के ले आओ। तो मतलब ये एक बहुत ही मजे का खेज सूरत हाल है। जनरल साहब ने भी इसको कंडेम किया कि एक ऑपोजिशन का एक राइट है जलसे करना, एहतजाज करना और हर लिहाज से। और अगर आप पहले कहते रहे कि जी हमारी तरफ से कोई किसी किस्म की बंदिश नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं होगी, तो अब हम ये अगर देख रहे हैं तो फिर ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। क्या हुकूमत आपको लगता है अंबर
कि हुकूमत थोड़ी सी घबरा गई है? ये घबराहट के बाद इस किस्म का एक्शन नजर आता है, या ये एक रूटीन है, हमेशा से हम देखते आए हैं, होता आ रहा है तो अब भी इसीलिए हो रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपने मुझे दावत दी अपने प्रोग्राम में जमीर साहब। मेरे ख्याल में इसमें जैसे इमरान खान साहब कहते रहे हैं कि घबराना नहीं है, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं ऐसा जाहिर हो रहा है कि हुकूमत घबरा रही है। तो जो रद्द अमल जब से ये ऐलान हुआ है कि ये सबसे पहला जलसा जो गुजरावाला में होगा, वो किस तरह से हमने प्ले आउट होते देखा है कि कैप्टन सफ्तर हो, चाहे मियां नवाज शरीफ और उनकी दीगर जो 40 के करीब साथी हों और आजाद कश्मीर के वजीर आजम उसमें शामिल हो, बगावत का मुकदमा दर्ज होता है, वो भी हमने देख लिया, उसके क्या नतीजा निकला। मीडिया में इतनी ज्यादा मुजम्मत हुई कि फिर हुकूमत को भी, फिर पंजाब हुकूमत को भी फिर वापस लेना पड़ा था, हजफ करना पड़ा था। अब बिल्कुल बैकफुट पे जाना पड़ा था। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान का जो जारहाना उनकी तकरीर थी इंसाफ लॉयर्स फोरम के सामने, वो काफी होना चाहिए था। अगर आपने अपने सपोर्टर्स को अपनी तरफ माइल करना था, बताना था कि क्या वजह है कि ये एहतजाज वगैरह हो रहे हैं, लेकिन ये भी काफी नहीं था। साथ साथ फिर आप ये औचे हथकंडे होते हैं ना, ये तो पुरानी सारी आदत होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी हो चुका है। बिल्कुल, आपने थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी बता दिया और फिर वही कि कहा यह जा रहा था कि घबराना नहीं। मुझे आसिफ भागत, साबिक एमपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पिछली दफा एमएनए का भी इलेक्शन लड़े और बहुत ही एनर्जेटिक यंग सियासतदान हैं और बड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा भरपूर काम भी करते हैं। और हमने देखा कि जब जिस तरह इनके साथ ये वाकया पेश आया तो कमर जमान काहिरा भी वहां पहुंच गए अपनी लीडरशिप के साथ और उन्होंने भी फिर पुलिस के साथ डायलॉग भी किया। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भागत साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। पहले तो ये बता दें कि ये वाकया पेश कैसे आया और क्या सिर्फ और सिर्फ वो आपका कुक उठाने आए थे? क्या उनको शेफ की जरूरत थी तो आपसे वैसे ही मांग लेते? उठाकर लेकर जाने की क्या जरूरत थी? या फिर वो कोई एक्टिविस्ट था, ज्याला था आपका? शुक्रिया जबीर साहब। मैं आपसे ये गुजारिश कर दूं कि आपको जैसे कि पता है कि 16 अक्टूबर जो पीडीएम का जलसा है गुजरांवाला में, इसके हवाले से हमारी जो पंजाब की लीडरशिप थी उन्होंने हमें डायरेक्ट किया, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ पीपल्स पार्टी का, तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया था कि हमने उसके जलसे की तैयारी के लिए हम हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, तो हमने मंडी बहाउद्दीन भी आना है। तो मैंने उसके लिए जो हमारे जो ओहदेदारान थे पूरे डिस्ट्रिक्ट का, जो हमारा तंजीमी स्ट्रक्चर था, उन सारों को अपने घर मदऊ किया। और ये मैं मदऊ हर महीने करता हूँ, मतलब हर महीने हमारी माहाना मंथली मीटिंग होती है। सिर्फ ये जो मीटिंग थी इसको चेयर करना था हमारे पंजाब प्रेसिडेंट ने और चौधरी मंजूर साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने जी। तो मैंने जैसे ही हमने सुबह उसके अरेंजमेंट्स करवाने शुरू किए, मैं घर से बाहर था कहीं फाचा खानियों के लिए, तो जैसे ही वो अरेंजमेंट मेरे घर में मेरे भाई थे उन्होंने अरेंजमेंट, तो एकदम से पुलिस ने घर पे धावा बोल दिया। और मेरा छोटा सा गांव है, बिल्कुल छोटा सा गांव है, शायद इतनी गांव की आबादी नहीं थी कि जितनी पुलिस वहां पे आ गई। एक तो वो आते हुए मेरे घर के अंदर दाखिल हो गए, जो मेरा ऑफिस साइड पे है, जिसको हम यहाँ हमारे इलाके में उसको डेरा कहते हैं या उताक कहते हैं, तो इसके अंदर दाखिल हुए। मुझे पता चला तो मैं वापस आया। जब मैं वापस आया तो ऐसे लग रहा था कि पूरे जिले की जो पुलिस है, जो नफरी है, वो साथ में आप टीयर गैस शेल उनके पास, और उनके पास जो जैसे किसी को उन्होंने किसी बहुत बड़े मौत को रोकना है, तो वो मेरे घर में वो जो वहाँ पे डीएसपी थे और जो साथ में उनके मुतलका जो एसएचओज और नफरी थी वो थी। मैंने उनसे कहा कि भाई पहली बात तो मुझे ये बताएं कि आप मेरे घर दाखिल क्यों हुए और किस हैसियत से आप आए। तो उनका कहना ये था, नहीं जी हम तो आपके भाई हैं, हम इस वजह से आए हैं। लेकिन वो आने से पहले जो सामान था हमने जो मीटिंग के लिए रखा था, उस सामान को तकरीबन आधा सामान उठा के उन्होंने वापस ट्रकों में डलवा के और उनको चलता किया कि आप ले चलें, क्योंकि पुलिस की नफरी थी। मैं घर था, 5-7 मेरे घर के मुलाजिम थे। सही। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ, जो आप कह रहे हैं कि वो जो मेरे मुलाजिम को, मेरे कुक को, जो मेरा घर का जाती कुक है, जो मेहमानों के लिए उस मीटिंग में आने वालों के लिए खाना बना रहा था, तो इन्होंने, हम क्योंकि ऑफिस वाली साइड पे थे तो हमने, वो पुलिस ने घेरा हुआ था। और आपको मैं बात बता दूं कि सुबह 10 बजे आसिफ भागत साहब, अगर आपके पास वक्त हो तो आप मेरे साथ रहिएगा। मुझे अभी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे उस्तादों में से हैं सलीम बुखारी साहब, उन हमारा जो है वो मुझे उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका हमें
बुखारी साहब, एक अभी आसिफ भगत साहब एक रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनके घर पे आज एक इवेंट था और सीनियर लीडरशिप पंजाब की उनके घर जा रही थी और वहां पे उनके घर से वो कुर्सियां टेंट वगैरह भी उठा लिए गए। एक नैरेटिव हुकूमत का हम पिछले कुछ दिनों से सुन रहे थे कि जी कोई मसला नहीं है, किसी को नहीं उठाया जाएगा, किसी को नहीं छेड़ा जाएगा। आगे जाके आसिफ भगत साहब से भी ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कहीं पे कुछ लोगों को फोन भी आ रहे थे, उस पर भी बात करेंगे। भाई साहब, क्या ये बुखलाहट है, परेशानी है, या फिर ये जो हमेशा की तरह रूटीन में होता था कि जब भी ऑपोजिशन करती थी तो पुलिस खुद ब खुद अपने नंबर टांगने के लिए लोगों के घरों में घुस जाती थी? बहुत शुक्रिया आपका ज़मीर, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। मैंने गुफ्तगू सुन लिया आसिफ बाजवा साहब की, मुझे बहुत अफसोस है जो कुछ भी वहाँ हुआ। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो आपने कही है कि हुकूमत जो है वो शायद बुखलाहट में इस किस्म के इकदाम कर रही है जो किसी सूरत भी उनको सूट नहीं करेंगे, इन द लॉन्ग रन भी और इन द शॉर्ट रन भी। देखिए, गुजारिश ये है कि हुकूमत कैसे बुखला गई है, इसकी बहुत सारे इंडिकेटर्स जो है वो हमारे सामने हैं। एक तो ये कि जब से इन जलसों का ऐलान हुआ है, आपने देखा हुकूमत के जितने वज़ीर, सफ़ीर, मशीर और जितने भी वो स्पोक्समैन की एक पूरी फौज है, वो लगे हुए हैं सुबह से शाम तक उस चीज़ को कंडेम करने और अंडरमाइन करने के लिए जो हरकत उन्होंने खुद सारी की हुई हैं। अगर आपको याद हो, चाहे वो उनकी इलेक्शन कैंपेन थी, चाहे उससे पहले धरना था, क्या कुछ उन्होंने नहीं किया। उन्होंने पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स को पब्लिक में मारा पीटा। इमरान खान साहब ने धमकियां दी पुलिस ने, अगर किसी मेरे वर्कर को हाथ लगाया मैं उन्हें फांसी दे दूंगा, और पता नहीं क्या क्या कुछ उन्होंने किया था। अब मुश्किल ये है उनके लिए कि उनका अपना ही नुस्खा उनके ऊपर इस्तेमाल होने जा रहा है, जिसकी वजह से बुखलाहट जो है और नई हाइट्स पर चली गई है। जितने इकदाम भी किए जा रहे हैं, अगर आप जो मुआहदा हुआ है जलसा करने का, अगर आप उसकी शिकें पढ़ें 26 पॉइंट का, वो जो एक नोटिफिकेशन जारी किया है डीसी ने, तो शर्म आती है वो सारा कुछ सुन के कि आप स्टेडियम के अलावा कहीं तकरीर नहीं करें। ये कौन होते हैं कहने वाले कि कहीं तकरीर आप नहीं करेंगे? रैलीज आ रही हैं, लाहौर से भी जाएगी, लाला मूसा से भी आएगी, बिलावल साहब एक पर होंगे, एक पर मरियम नवाज होंगी, फिर मौलाना फजल रहमान होंगे। ये किस किस्म की हुकूमत की? इनमें तो मेरे ख्याल से सख्त की कमी है कि ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई जो है वो अपना डेमोक्रेटिक राइट इस्तेमाल करे टू प्रोटेस्ट एंड टू होल्ड रैलीज एंड टू टेक आउट प्रोसेशंस। ये सारी सूरत हाल है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है इस सारी के ऊपर कि हुकूमत को चाहिए था कि जब उन्होंने ये मॉडल पोजीशन ले ली थी, इमरान खान साहब ने काबीना में ये फैसला किया कि हम उनको खुली छुट्टी दे रहे हैं कि वो जो है अपनी रैली जो है गुजरांवाला में कर लें। शिबली फराज साहब, जिनको मैं अब शिबली चौहान कहता हूँ, उन्होंने ये फतवा जारी किया कि आप मुझे भर के दिखाएं स्टेडियम, अगर आपने स्टेडियम भर लिया मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। ये सारे बयानात, जितना कुछ भी अब हम रिएक्शन देख रहे हैं फ्रॉम द पीटीआई साइड, वो सारा बुखलाहट जो है उसके सबूत पेश कर रहा है। मैं तवक्को करता हूं कि कोई भी जो इनका एडवाइज़र है वो उनको ढंग से एडवाइस करे ताकि ये एक अच्छी हुकूमत की तरह से रिएक्ट कर सके एक ऐसी सूरत हाल को जिसका सामना उन्हें कल से करना शुरू पड़ेगा। और ये अभी तो कहानी बड़ी लंबी चलनी है, वो अभी से अननब्ज हुए जा रहे हैं। बिल्कुल बुखारी साहब, मुझे अभी कहा जा रहा है ब्रेक के बाद हम हाजिर हों, मज़ीद इस पर बात करेंगे। जो बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने भी आज बात की है उस पर भी बात करेंगे कि खुफिया मुलाकातें, जनरल साहब उस पर कमेंट दे चुके हैं, और दूसरा कि 22 अरब के नई मनी लॉन्ड्रिंग और कुछ मुलाजमीन, और फिर शेख रशीद साहब ने भी एक बात की है, और फिर राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात की है वो भी सुनवाएंगे ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। आसिफ भगत साहब, क्विकली मुझे 2-3 आपसे मुख्तसर सी बातें पूछनी है। एक तो ये कि पकड़ धकड़ के अलावा कहीं और से कोई दबाव, दूसरी बात ये कि कल स्टेडियम क्या भरेगा, और तीसरी बात कि पीपीपी क्यों, क्योंकि इस वक्त तो कहा जा रहा था कि ज्यादा जोर जो है वो पीएमएलएन के पीछे है हुकूमत का। देखिए जमीर भाई, पहली बात तो ये है कि मेरी 19 साल सियासी जो जिंदगी है उसमें आज तक हमने मुशर्रफ को देखा और बहुत सी हुकूमतों को देखा, इतना आज तक किसी हुकूमत ने ओवर रिएक्ट नहीं किया। और मैं अभी तक हम हैरान है कि इतना ओवर रिएक्ट क्यों गवर्नमेंट कर रही है, और ये वाकई में बुखला गए हैं। इस वक्त भी रैली जलसा कल है और रैली बिलावल साहब की निकल के कल दोपहर के बाद जानी है। इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट के तमाम जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है उनको बंद कर दिया गया है, और डिस्ट्रिक्ट से ना किसी को आने दिया जा रहा है और ना बाहर निकलने दिया जा रहा है। दूसरी बात जो आपकी कि
जो दबाव। प्रेशराइज किया जा रहा है, दबाव हमारे एक एक वर्कर को। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो इनके इंटेलिजेंस इदारे हैं वो रिपोर्टिंग करके एक एक वर्कर के घर पुलिस जाके उसका दरवाजा नॉक करके उनको दबा रही है। और जो हमारे ऑफिस बेरर हैं, जैसे हमारे प्रेसिडेंट्स हैं मुख्तलिफ तंजीमों के, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, तो उनको मुख्तलिफ जो है वो मुख्तलिफ जो हुकूमती अदारे हैं उन अदारों की तरफ से डायरेक्टली उनको कॉल आ रही है और उनको धमकाया जा रहा है कि आपने कल उस पर नहीं जाना। सही भागत साहब, स्टेडियम भरेगा कल? तीसरी बात, ये जो आप स्टेडियम की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये बात बता दूं कि स्टेडियम इन्होंने इतना छोटा दिया है, ये जानबूझ के बहुत छोटी जगह दी गई है। वो स्टेडियम तो मेरा नहीं ख्याल कि वो स्टेडियम कारकुनान के आने के 10 मिनट से ज्यादा भी भर जाएगा। जानबूझ के तंग जगह दी गई है। और मैं ये समझता हूं कि ये जो पीडीएम का जलसा होगा ये सिर्फ स्टेडियम में नहीं होगा, ये पूरे जीटी रोड के ऊपर होगा, पूरे ये जीटी पूरे रोड गुजरांवाले शहर में होगा। सही, आप देखिएगा, अगर मीडिया ने इसको दिखाया तो यहाँ से लाला मूसा से बिलावल साहब निकलेंगे, लाहौर से मरियम बीबी निकलेगी, फैसलाबाद से मौलाना साहब निकलेंगे। जब ये आएंगे और ये पूरा जीटी रोड जो है वो तकरीबन 10 किलोमीटर जीटी रोड है जो गुजरांवाला शहर के अंदर है। सही, मैं समझता हूँ कि पूरे जीटी रोड के ऊपर ये जलसागाह बननी है। वो जो ग्राउंड है, जिनाह ग्राउंड जो है, वो बहुत छोटा ग्राउंड है। विश यू गुड लक आसिफ भागत साहब, और देखते हैं कल क्या होता है। अल्लाह करे सब खैर खैरियत से हो जाए। और बात यह है कि पुलिस वाले जो लोग आपके वर्कर्स के घरों में जा रहे हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना फिर से दोबारा जोर पकड़ रहा है, तो एहतियात जरूर करें, बेशक जलसे में जाएं। लेफ्टिनेंट जनरल साहब, ये एक राना सनाउल्लाह साहब ने गुफ्तगू की है, जरा मुख्तसर सी ये जरा सुन लीजिए। जी जनरल साहब, अगर अवाम ये चाहते हैं, अवाम ये सब कुछ चाहते हैं, अवाम के दिल के करीब, मतलब प्राइम मिनिस्टर के दिल के करीब है सबसे बड़ा मसला अवाम की मुश्किलात, अवाम ये चाहते हैं? देखिए अवाम, जहां तक महंगाई का ताल्लुक है तो कोई भी नहीं चाहेगा कि महंगाई हो, क्योंकि जब लोगों की कुव्वत खरीद नहीं बढ़ती तो नेचुरली उसमें उनको तंगी बहुत होती है अगर महंगाई बढ़ जाए उसके मुकाबले में। और ये एक दुखती रग है, हुकूमत को इस पे रिएक्ट करना चाहिए था। इस पे कोई मैं नहीं समझता। बाज अवामल तो हैं ही जो कि जैसे ये IMF के पास गए हैं तो उसकी वजह से ये डॉलर जो है वो बड़ा अप्रिशिएट कर गया और रुपी डिवैल्यू हुआ, उसके इफेक्ट तो आने थे। लेकिन जखीरा अंदोजी कहीं हुई पड़ी है तो वो गवर्नमेंट का काम है उसको छुड़ाना। कोई मुनाफाखोरी कर रहा है कार्टेल चला के तो वो भी गवर्नमेंट का काम है उसको पकड़ना। तो मतलब ये कि ये चीजें ऐसी हैं जहां जो सेंसिटिव हैं। अब लोग भूल जाते हैं, ये नहीं कि ऑपोजिशन के पास कोई स्ट्रेटेजी है, उनके पास नहीं है। मुझे पता है कि ये मियां नवाज शरीफ के वक्त में चीनी 130 रुपए किलो भी बिकी है। सही, आटा शेर खा गया था, ये भी शोर मचता रहा कि जी आटा शेर खा गया। और लोग यहाँ पे बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगा के यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर खड़े होते थे आटा लेने के लिए। सही, और शाम होती थी तो आधे लोगों को मिलता था, आधे वापस जाते थे मायूस। वो भी हुआ है। असल चीज ये है कि आपके अपने नेशनल कैरेक्टर में भी ये चीजें हैं। कोई ना कोई मौका ढूंढ के ये माफियाज जो हैं वो माल बनाने पे आ जाती हैं। जैसे मैं रेफरेंस देता हूं, अभी ये कोरोना का किस्सा आया तो आपने कहा जी सना मक्की इसका इलाज है, वो 200 रुपए वाली सना मक्की अगले दिन 5000 रुपए किलो हो गई। सही, यही नेशनल कैरेक्टर भी है हमारा। वेरी राइट, वेरी राइट। लेकिन ये अवाम इस ऑपोजिशन के नैरेटिव को जो कह रहे थे, अगर अवाम ये चाहती है तो मतलब वो जाएगी ऑपोजिशन के पीछे? अब लाजमन जाएगी। देखें जी, ये मसला अवाम को, ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं ये बारीकियां अवाम नहीं जानते। अवाम को ये पता है कि अगर उनको एक वक्त में चीनी 70 रुपए किलो मिल रही थी और आज 100 रुपए या 110 रुपए, तो वो महंगाई है, बिल्कुल। वो कहां जाए? तो अवाम का मतलब है, बिल्कुल लगता है कि वो जाएगी। सलीम बुखारी साहब, चेयरमैन नैब साहब फरमाते हैं कि मुल्जिमान नैब पर तनकीद करने की बजाय अपनी तवानाइयां अदालतों में दायर रेफरेंसेस के दिफा पर खर्च करें और इन मुल्जिमान के खिलाफ धेले की नहीं बल्कि करोड़ों और अरबों के रेफरेंसेस जेर समात हैं। ये एक बयानिया, और फिर बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने एक और नया भी बयानिया बता दिया कि जी मियां शहबाज शरीफ साहब से कोई खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। ये क्या है? कोई चीज़ लॉजिकल एंड पर नहीं पहुंच रही। बयानिया हमें हुकूमत की तरफ से आए दिन नया मिल जाता है कि इतने अरब हो गए, इतने अरब हो गए। देखें ज़मीर, बात यह है कि जहाँ तक नैब का ताल्लुक है, पहली बात तो यह है कि ये जो कहानी नेपनामा से शुरू हुई थी और फिर वो अकामा तक पहुंची और उसके नतीजे में प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उस वक्त के उनको घर जाना पड़ा। कोई जी शऊर आदमी इस चीज़ की मुखालफत नहीं कर सकता कि किसी ने लूट मार की हो। नेशनल जो एक्सचेकर है
उसका माल खाया हो, लूट मार की हो और वो स्कॉट फ्री चला जाए, कोई मेरे ख्याल है अक्लमंद आदमी ये तो कभी नहीं कहेगा। सही। लेकिन आपको परफॉर्मेंस जरूर जेन में रखनी पड़ेगी कि नैब ने जितने केसेस बनाए, पहली बात तो यह है कि वो मेरे नज़दीक वन आइड जैक है, उन्हें सिर्फ अपोजिशन दिखाई देती है, हुकूमत की तरफ उनकी आंख जो है वो काम नहीं करती। खुद उन्होंने इसका इकरार भी किया हुआ है, अगर आपको जवेद चौधरी वाला इंटरव्यू याद हो, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा था मैं अगर एलाइज पर हाथ डालूँ या हुकूमती बंदों पर हाथ डालूँ तो 10 मिनट में हुकूमत गिर जाएगी, मैं अगर डिफेंस मिनिस्टर को पकड़ूँ तो वो बेचारा हवालात में क्लैप्स कर जाएगा। ऐसे बंदे की क्रेडिबिलिटी की बात करते हुए तो आदमी को 10 दफ़ा सोचना पड़ता है। फिर आप ये देखिए कि जितने मुकदमा नैब ने बनाए उनकी फेट क्या हुई। अब चाहे इसको आप नैब की नाहली कहिए, चाहे आप ये कहिए कि उनके पास इस किस्म की एक्सपर्टी नहीं थी कि वाइट कॉलर क्राइम को, जो मर्जी आप कह लीजिए, लेकिन अब तक अपोजिशन का जो बयानिया है वो काफ़ी हद तक ठीक लगता है कि तमाम केसेस में उनको जूत पड़े हैं। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने नैब के बारे में क्या कहा, उसके बाद इस नैब को रहना चाहिए। सही। आप अगर आप कहें तो मैं वो दोहरा देता हूं, उन्होंने कहा ये पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग के लिए अदारा बनाया हुआ है। बू आती है कहा इसमें कि से। इनकम्पिटेंस अपने अरूज पर है, लेकिन इतने अरबों रुपए निकल कुछ रहे हैं। नहीं कहा, अरबों रुपए। देखिए मैं अर्ज करूं, मैं आ रहा हूं वहीं जी। ये जो शहजाद चौधरी साहब अपने अकबर शहजाद अकबर साहब हैं, ये हों या बाकी के दूसरे जितने भी लोग हैं, जितने जितने दावे इन्होंने किए केसेस लॉन्च करते हुए अदालतों में ले जाते हुए, हर केस को उनका ये चोरों की माँ है बस जी। इसके बाद तो आप देखिएगा अरबों की रिकवरीज होगी। शेख रशीद साहब, बाबर रहमान साहब, फवाद चौधरी साहब, शिबली फराज साहब, चौहान साहब, एक केस में से मुझे बता दीजिए कि कभी कहीं कोई एक रिकवरी अब तक हुई हो तो मुझे बताएं। प्ली बार्गेनिंग के केसेस का जिक्र न कीजिएगा, वो तो जिसके खिलाफ भी होता है वो पैसे देके जान छुड़ा के चला जाता है। सही। और वो इसलिए मान लेती है नैब चूंकि 25% उसमें से उनके अपने स्टाफ को मिलता है। लेकिन प्रोसीडिंग्स के दौरान आहत चीमा का केस खत्म हुआ, साद रफीक एंड ब्रदर्स का केस खत्म हुआ, मरियम के खिलाफ 2 केस खत्म हुए, मतलब शहबाज शरीफ के खिलाफ एविडेंस 2 केस कमजोर, खत्म हुए, प्रोसिक्यूशन कमजोर। बुखारी साहब, जो भी है मतलब है ओवरऑल क्रेडिबिलिटी तो नैब की क्वेश्चन में आती है। एक वो ना अहल भी हैं, सही, ना उनकी कॉम्पिटेंस है, ना उनके पास कोई रिजल्ट है। बुखारी तो फिर ये शोरो गौगा जो आके हर तीसरे दिन मचाते हैं ना मिर्जा साहब जी, ये बेमानी लगता है। सही। हर केस के वक्त उन्होंने इतनी ही कसम पुरसी की दास्तान बयान की। चलें, मैं ये एक सवाल आपसे भी करना है, लेकिन मैं अभी अंबर की तरफ पहले जाता हूं, फिर आपके पास भी यही सवाल लेके आऊंगा। अंबर, 2 चीजें, एक तो कि शहबाज शरीफ के नैब की तहवील में खुफिया मुलाकातें, और वो भी वही इल्जाम ये कि जी अपने लाइक माइंडेड लोग उनको आके मिल रहे हैं जिनको मियां नवाज शरीफ और मरियम ने मना किया है मिलने से। इससे क्या तासुर लें? ये एक जानबूझकर रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, या हमें जो हम सुनते आ रहे हैं कि शायद कुछ 2 डिफरेंट बयानिए हैं? पहले तो शुक्रिया, आपको याद आया कि मैं भी प्रोग्राम में मौजूद हूं। आई एम रियली सॉरी, नहीं आई एम सॉरी, एक्चुअली सीनियर्स जब होते हैं तो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, बट यू आर इक्वली इंपॉर्टेंट गेस्ट फॉर मी। ठीक है, पहले तो ये कि जाहिर है ऐसे इंकशाफात और ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है कि आप थोड़े से जो मुख्तलिफ जमातें हैं उनके अंदर, और फिर जो इत्तेहादी जमातें यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की मिसाल अगर ले, तो इनमें भी दरारें डालने की कोशिश करें, बदएतमादी फैलाने की कोशिश करें। आपको ये भी नजर आ रहा था कि जैसे अभी आप बात कर रहे थे आसिफ बशीर साहब से, वो कह रहे थे कि उनको लग ये रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को ज्यादा पकड़ा जा रहा है। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि 2-3 दिन से इससे कबल कोविड-19 की SOPs की खिलाफवर्जी, मुबैना खिलाफवर्जी के हवाले से 200 से 300 पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के वर्कर्स को भी गिरफ्तार किया था, उनको भी किया था। तो फिर जो आपको नजर आ रहा है जो हिट ज्यादा मिल रहा है वो किसको ज्यादा दिया जा रहा है, वो शहबाज शरीफ हो गए, नवाज शरीफ हो गए। सो पीपल्स पार्टी को इतना ज्यादा आपको जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नजर आ रही है, शहजाद अकबर साहब बात कर रहे हैं या डॉक्टर यासीन राशिद ने जो इल्जाम लगाया था 2017 के ज़िमनी इंतखाब के हवाले से, वजीर आज़म इमरान खान की खुद जो तकरीर थी, तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को ज्यादा टारगेट करे। तो ये वही वजह होती है, कोशिश की जाती है कि एक और ये जो स्ट्रैटेजी है कि इनमें बदएतमादी भी पहले, सो दैट सीम्स टू बी द स्ट्रैटेजी एट दिस पॉइंट कि सवालात उठें, इनके दरमियान मुफाहमत मज़ाहमत है या नहीं है। देखिए इतना तो हमें पता है कि शहबाज शरीफ साहब की जो भी, मतलब डू यू एग्री इफ देयर इज एनी डिफरेंस? मेरे पास कोई डायरेक्ट इन मुलाकातों के हवाले से कोई मालूमात नहीं है, तब मुलाकात तो नहीं, लेकिन इतना हमें मालूम है
बयानियां डिफरेंट है दोनों। मैं इतना देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बयानिए में फर्क है और उस पर इख्तलाफ भी होता है, अंदरूनी तौर पे इख्तलाफ भी होता है। ये भी मुझे पता है जराए के जरिए से कि जो पिछला साल था, मरियम नवाज साहिबा ने तो अपने जो आसमा शिराजी साहिबा को इंटरव्यू दिया था, उसमें तो खुल के बात की थी ना, उनका तरीकाकार फर्क है बिल्कुल, और ये जनरल खामोशी की साहब ने वजह भी भी नजर एक्सप्लेन आती भी है। किया था। बिल्कुल। एग्जैक्टली। लेकिन ये अगर शहबाज शरीफ साहब ने मफाहमत की कोशिश की, अगर एक साल में मफाहमत की कोशिश की, ये मियां नवाज शरीफ साहब की अग्रीमेंट के बगैर तो नहीं हुई कि फाइनल से वो उन्हीं का होता है, सबको पता है कि वोट भी उन्हीं का है, फाइनल से उन्हीं का है। तो दैट इन दैट सेंस स्ट्रैटेजीज तब्दील होती हैं डिपेंडिंग ऑन उस वक्त क्या जरूरत होती है। सही सही सही, बिल्कुल। अभी मुझे कहा जाए एक ब्रेक का, नाज़रीन ब्रेक के बाद मजीद अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे कि होने क्या जा रहा है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सलीम बुखारी साहब, शेख रशीद साहब ने आज कल भी मुल्तान में, आज बहावलपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जी वो झाड़ू फिरने वाला है और 31 दिसंबर तक जो है वो पता नहीं 13 से 18 लोग डिफेक्ट भी कर जाएंगे ऑपोजिशन से और फिर सेनेट के इंतखाबात भी बड़े आराम से हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है होने क्या जा रहा है? कि मतलब हम शेख रशीद की पेशगोइयों अगर सुनते हैं तो लगता है कि ये तो सब कुछ हॉन्की डोंकी, मतलब बड़ा खुश जा रहा है सब कुछ। अगर शेख रशीद साहब की आप पेशन गोइयों का जायजा लेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनसे ज़्यादा बेमानी गुफ्तगू करने वाला और दूसरा बंदा कोई नहीं है इस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। वो उन्होंने, आपको याद होगा जब प्राइम मिनिस्टर साहब निकले थे प्राइम मिनिस्टर हाउस से डिस्क्वालीफाई होके, तो उन्होंने कहा था 80 MNA मेरी जेब में है, 25 एक की में जाए। तो ऐसे लगता था कि नून लीग का तो वजूद ख़त्म होने जा रहा है। ये इसी किस्म की पेशन गोइयाँ वो सारा साल करते रहे हैं। हाँ, अलबत्ता वो नैब के स्पोक्समैन बहुत बेहतर हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि किसने पकड़ा जाना है, किसका कहाँ कमरा तैयार हो रहा है, कौन कितने साल के लिए जेल में जाएगा, ये सब कुछ उन्हें पता होता है। और यही वजह बनती है अपोजिशन के इस यानी बयानिए की कि नैब और न्याजी गठजोड़ जो है उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। लेकिन सर ऐसा भी नहीं होता। छोड़िए, देखिए गुजारिश ये है जी सर, ऐसा ही होता है जी। बस अब ये नहीं है, इसको मैं कह रहा हूं कि पकड़े भी नहीं जाते, अंदर भी नहीं जाते, लोग तो बाहर ही फिर रहे होते हैं। शेख रशीद कहते हैं कि बस वो गया अंदर। नहीं, बहुत सारे बड़े सही तीर भी चलते हैं। फवाद चौधरी साहब के भी चले हैं, बाबर रहमान के भी चले हैं, शेख रशीद के भी चले हैं। एक लंबी कहानी है ये, बहरहाल इसको बाद में कर लेंगे। दूसरी गुजारिश ये है, देखिए इस वक्त अब ये वो वक्त आ गया है कि इमरान खान साहब को अपने इस बयानिए के नीचे छुपने की फुर्सत नहीं मिलेगी कि जी पिछले चोर थे, पिछले ये थे। पूरी कौम को हिफज हो गया, पूरी कौम को नाम याद हो गया किस किस ने कितना कितना लूटा है। अब उन्हें चाहिए कि वो परफॉर्मेंस की तरफ आए। अगर उन्हें परफॉर्मेंस ना की, ये जलसे ले दे के बैठ जाएंगे उनको। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि लोग इतने तंग हैं, कीमतों का जो हाल है, जो इस वक्त मईशत का हाल है, जो बेरोज़गारी का हाल है, ये आप देखिएगा 1 लैप्स और आप देखिएगा क्या होगा। ये तो चलिए इनका गुजरांवाले का जलसा हो रहा है। कल और परसों क्या हुआ था वहां इस्लामाबाद में, वो आपने नहीं देखा? बिल्कुल सर, आज भी हो रहा है सर, आज भी कितना बड़ी गैदरिंग थी डी चौक के अंदर। बिल्कुल। और मुझे आप ये बताइए कि ये सारे लोग अगर मिलके अपोजिशन की इस तहरीक का हिस्सा बन जाएंगे तो क्या होगा? इमरान खान साहब को सोचने की बात है जनरल साहब। और अगर वो परफॉर्मेंस की तरफ ना आए तो नुकसान होगा। जनरल साहब, क्विक टेक ऑन दिस, बुखारी साहब का जो कमेंट है। ये ठीक है, परफॉर्मेंस इस वक्त उनको दिखाने की जरूरत है। अगर नहीं दिखाएंगे तो मसला आएगा, लेकिन उससे बड़ा मसला आएगा आपको अकाउंटेबिलिटी का। चूंकि ये जो इन्होंने हुकूमत ली थी, ये 1 पॉइंट एजेंडा था और आपने कहा था कि जी पैसा वापस आएगा, लोग जेलों में जाएंगे। आज भी यही कुछ कह रहे हैं कि मैं नरो नहीं करूंगा, मैं ये नहीं। लेकिन ये मैं आपको आज बता दूं, सजा किसी को नहीं होगी। करप्ट माफिया आज रियासत से ज्यादा मजबूत है। आई फुल्ली एग्री। रियासत अदारे को चाहे रियासत को, वो करप्ट माफिया आज उसको खरीद सकती है। वो लोग बैठे हुए हैं। इमरान खान एक तरफ है, बाकी सब दूसरी तरफ हैं, और एक पैसा नहीं किसी ने देना। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे यही होगा जरदारी साहब का। आपको पता है वजीर आजम घर चले गए, लेकिन डॉक्यूमेंट चोरी हो चुकी थी। बिल्कुल सर, वो बिल्कुल हिस्ट्री है हमारे पास के, ये हमने देखा हुआ है। लेकिन अंबर मुझे एक बात बता दें, सही पाकिस्तान जिसका पैसा आएगा। बिल्कुल सर, ये बहुत जरूरी है। अंबर, एक तो जो बुखारी साहब ने कहा कि परफॉर्मेंस, दूसरा जनरल साहब ने कहा अकाउंटेबिलिटी, आपका क्या टेक है? मेरा तो यही टेक है कि टाइगर फोर्स को इज्जत दो।
इसलिए क्योंकि जब कीमतों पे आप काबू नहीं पा सकते, जब आप चीनी और आटा आप एक साल होता है, गंदुम का बहरान आता है, एक इंक्वायरी रिपोर्ट आती है, शोर मचाते हैं कि पावरफुल लॉबीज जो है, वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि अब वो दोबारा से काम नहीं कर सकेंगे, और फिर उसके बाद एक और बहरान आ जाता है, फिर उनको मजबूरन कहना पड़ता है कि अगर कीमतों पे काबू पाना है तो हमें टाइगर फोर्स को डिप्लॉय कर रहा हूँ, फिर वो खुद ही एहतजाज कर रहे होते हैं कि हमें कुछ कानूनी हैसियत दो ताकि हम हमें अपना काम कर इज्जत दो। वो सकें। टाइगर फोर्स भी इज्जत मांग रही थी, मैंने देखा वो बैनर्स जिनके थे कि हमें हमारे रिकग्निशन। सही, बिल्कुल, यू हैव गॉट ए पॉइंट। सलीम बुखारी साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, अमजद शोएब साहब, अंबर शमसी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।